हाँ तो दोस्तों गुड आफ्टरनून। हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन, सॉरी, जैसा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। और हम लोगों ने अभी तक अपने सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें अभी देखी हैं। और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका हमारे कंप्यूटिंग लाइफ में कितना उपयोग है। ठीक है। आज की डेट में जितने भी हम सॉफ्टवेयर या फिर कहें कि जितने भी हम कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जितने भी सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई इंटरफेस यूज़ होता है। सबसे पहले कमांड लाइन इंटरफेस था, उसके बाद से फिर GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ। हम लोगों ने पहले सारी चीज़ें कमांड लाइन इंटरफेस पे चलती थी। जैसे ही GUI हमारा इंट्रोड्यूस हुआ वैसे ही कमांड लाइन का यूज़ काफ़ी कम हो गया। पब्लिक जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस की तरफ ही, मतलब कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरफ ही ज़्यादा फोकस कर रही थी। ठीक है। और उसी का नतीजा है कि जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट मार्केट में पूरी तरीके से स्प्रेड कर गया। और आज सबसे अधिक पॉपुलर है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो GUI बेस्ड है। ठीक है ना। वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन और सारी चीज़ें इतनी ईजी वे में इंस्ट्रक्शंस यूज़र को प्रोवाइड हो जाता है कि यूज़र को उसको चलाने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके एवज में अगर हम बात करें क्या कहते हैं कि आपका कमांड लाइन इंटरफेस की, तो इसमें नंबर ऑफ कमांड्स होते थे जिनको हमें याद करना होता था। देन उसके बाद से वो हमारा काम करते थे। ठीक है दोस्तों। मतलब कि जब तक हम कमांड को उसमें इंटर न करें तब तक वो आगे जो है वो परफॉर्म नहीं करते थे, यानी कि वो उसमें कोई टास्क परफॉर्म नहीं होता था। तो होता क्या था कि हमें नंबर ऑफ कमांड्स को याद रखने की ज़रूरत पड़ती थी, और जो कि काफ़ी डिफिकल्ट था। लेकिन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में जैसे ही GUI का इंट्रोड्यूस हुआ वैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और यूज़र जो है आसानी से सिस्टम का या OS का यूज़ करने लगा। ठीक है। हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, जिसमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपका 8 गुड, आपका एक इम्पॉर्टेंट ऑफ 8 गुड डिज़ाइन, यानी कि 8 पॉइंट्स थे गुड डिज़ाइन के। यानी कि अगर आप किसी यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो एक क्या कहते हैं कि एक अच्छा जब तक ये 8 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है और आप इनको अपने माइंड में रखते हुए अगर इंटरफेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये जो भी आप अपना इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, और यूज़र उससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे। ठीक है। हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा क्लियर होना चाहिए इंटरफेस, कंसाइज़ होना चाहिए, फ़ैमिलियर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और फॉरगिविंग होना चाहिए। ठीक है ना। यानी ये सारी क्वालिटी हमारे इंटरफेस में होनी चाहिए। अगर हम इंटरफेस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें इन बातों को अपने माइंड में रखना होगा, तभी जाके हम एक अच्छा इंटरफेस डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है ना। बाकी इसके बारे में हम लोगों ने एक डीपली डिस्कस किया था कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने स्क्रीन डिज़ाइन की हिस्ट्री देखी, और हमने देखा कि सबसे पहले किस तरीके से मोनोक्रोमेटिक स्क्रीन 1917 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और उसमें किस तरीके से हमारा ये एक पर्टिकुलर एक स्क्रीन जो उस समय मतलब कि बना था, उसमें क्या था कि आपका ब्लैक स्क्रीन थी, ग्रीन कलर के टेक्स्ट थे, चीज़ें डाटा विजुअल था स्क्रीन के ऊपर, लेकिन एक अरेंज फॉर्मेट में नहीं था। बस इधर उधर कहीं पे भी स्क्रीन पे सारा डाटा शो होता था। ठीक है ना। आगे आगे धीरे धीरे हम लोग और इम्प्रूव करते गए अपनी टेक्नोलॉजी को, और 1980s में ग्रुपिंग का और अलाइनमेंट का स्क्रीन के ऊपर ग्रुपिंग और अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके थ्रू हम लोगों ने देखा कि स्क्रीन किस तरीके से थोड़ी और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई। मीन्स कहने का क्या है कि उसमें हम स्क्रीन के में ग्रुपिंग कर सकते थे, डाटा को एक जगह कलेक्ट करके शो करा सकते थे। ठीक है ना। तो जिससे क्या था कि हमारी इफेक्टिवनेस स्क्रीन की जो है वो और बढ़ गई।
उसके बाद से दोस्तों और आगे जब हम और आगे बढ़े, स्क्रीन को में हमने और ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए, तो आज की डेट में विजुअली हमने क्या इनहेंस किया, ग्रुपिंग किया, बटन्स ऐड किए, मेन्यू ऐड किया, कमांड्स ऐड किए, ठीक है ना। वो सारे की ये सारे मेन्यू कमांड ये सब कहाँ पे थे, हमारे स्क्रीन के ऊपर शो होते थे, बॉर्डर्स के रूप में, बटन्स जो है अलग अलग हेडिंग के रूप बॉर्डर्स के रूप में शो होते थे, जिससे कि यूजर आसानी से पर्टिकुलर बटन को समझ सके और उस पर क्लिक कर सके, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन एक ग्रुप में रखी होती थी, अगर किसी पर्टिकुलर पिक्चर के लिए या किसी और चीज के लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था तो उसके लिए मेन्यू बार खुल के आ जाता था स्क्रीन के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमने स्क्रीन के ऊपर ऐड की, जिससे कि हमारी स्क्रीन और ज्यादा इफेक्टिव हो गई, ठीक है ना। जैसा कि ये आपको स्क्रीन में मैंने कल आपको दिखाया था कि किस तरीके से चीजें किस तरीके से एक मैनेज वे में स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लगी। उसके बाद से दोस्तों आगे हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है क्या। बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो हमारे यूजर के लिए काफी हेल्पफुल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि पहले क्या था कि किसी एक चीज को हम टेक्स्ट के रूप में लिख के, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन रखनी थी तो हम टेक्स्ट लिखते थे, लेकिन हम टेक्स्ट की जगह पे अब क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के टेक्सेस और या फिर कोई अलग टाइप का कोई पिक्चर एज अ इंटरफेस वहाँ पे रख सकते हैं, ताकि पर्टिकुलर यूजर अगर उस पर्टिकुलर पिक्चर पे अगर क्लिक करता है तो पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जो भी पेज है या इंटरफेस है वो ओपन हो जाए, ठीक है ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक तरीके से कहें कि काफी अट्रैक्टिव था, और इसने मोबाइल या कंप्यूटर यूजर को या वेब यूजर को और ज्यादा मतलब कि और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया, या फिर हम ये कहें कि और ज्यादा इफेक्टिव बना दिया। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि MP प्लेयर में, मोबाइल्स में, गेमिंग डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स में हर जगह आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज हो रहा है। इवन हम लोग लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो भी खरीदते हैं तो हम वहाँ पे भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर एक ग्राफिक्स कार्ड का यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ताकि हमारी ग्राफिक्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सही तरीके से लैपटॉप पे काम कर सके या फिर हमारे डेस्कटॉप पे काम कर सके, ठीक है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस का एक सिस्टम के अंदर कहाँ पे प्लेस है वो भी हमने इस फिगर के थ्रू कल देखा था कि किस तरीके से पहले यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इंटरैक्ट होता है, फिर वो डिस्प्ले सर्वर के पास जाता है, फिर कर्नेल पे जाता है, और फिर आपका हार्डवेयर पे जाता है, ठीक है दोस्तों। एलिमेंट हमने देखे थे कि कौन कौन से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एलिमेंट है। तो एक आपका विंडो है जो कि स्क्रीन आपकी दिखती है, ये भी एक आपका एलिमेंट है। मेन्यूज जो स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं, आइकन्स जो पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक आइकन्स है, सॉरी एलिमेंट्स है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। इसके अलावा कंट्रोल्स है, टैब्स है। मेन्यू क्या है, हमें पर्टिकुलर किसी भी चीज को कंट्रोल करने का एक वे प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इसके अलावा चेक बॉक्सेस हैं आपका, अलग अलग मतलब कि रेडियो बॉक्सेस हैं जिसका हम यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन को। इसके अलावा टैब्स का यूज करते हैं। टैब्स होता क्या, टेक्स्ट लेवल होते हैं जो कि ये शो करते हैं कि पर्टिकुलर किस तरीके से चीजें हमारी दिख रही हैं। जैसे कि वेब ब्राउजर की अगर हम बात करें तो वेब ब्राउजर में हमें पता है कि जैसे हम अलग अलग पेज खोलते हैं तो अलग अलग टैब्स खुल जाते हैं, तो पर्टिकुलर हर टैब में अलग इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसको भी हमें देखना होता है हम उस टैब पे क्लिक करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारी सामने आ जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और देखना चाहें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में के बारे में, तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि a user interface is a collection of techniques and mechanism to interact with something। यानी कि यूजर इंटरफेस क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स या मैकेनिज्म कह लीजिए जो किसी चीज से इंटरेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना। इंटरफेस का मेन काम क्या है कि एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना, ठीक है ना। तो ये जो इसका जो पूरा यूजर इंटरफेस का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम दूसरी चीजों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन दूसरा पॉइंट जैसा कि लिखा हुआ है कि इन अ ग्राफिकल इंटरफेस द प्राइमरी इंटरेक्शन मैकेनिज्म इज अ पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ सम काइंड। यानी जो प्राइमरी ग्राफिकल इंटरफेस है उसमें हम पॉइंटिंग डिवाइस को ले सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हम माउस को अपने हिसाब से जैसे मूव करते हैं अपने हैंड को, वो पॉइंटिंग डिवाइस स्क्रीन के अंदर वैसे ही मूव करती है, ठीक है ना। और हम उसके थ्रू जिसको इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं उसको हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला पॉइंट जैसा कि लिखा हुआ है कि दिस डिवाइस इज द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट टू द ह्यूमन हैंड,
what the user interact with is a collection of elements referred to as objects। यानी कि वही जो सेम चीज मैंने अभी आपको बताई कि किस तरीके से यूजर का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माउस की हम बात कर रहे हैं वो एज जैसे कि हम अपने हाथों से काम करते हैं उसी तरीके से हम उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू काम करेंगे। जैसे जैसे हम माउस को मूव कराएंगे वैसे वैसे पॉइंटर हमारा मूव करेगा और जहाँ पे हम क्लिक करना चाहेंगे पॉइंटर हमारा वहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं यूजर इंटरफेस में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अगर हम देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है दे कैन बी सीन, हार्ड, टच्ड, टू और अदरवाइज रिसीव्ड। ठीक है ना। हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है। जो भी हमारे स्क्रीन पे शो होता है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो भी हमारा शो होता है हम उसको देख भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म भी होता है। ठीक है। इसके बाद अगला जैसा कि लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज विजिबल टू द यूजर एंड आर यूज्ड टू परफॉर्म टास्क। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट यानी कि अगर आप मेन्यू को कह लीजिए वो भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, आपका आइकन कह लीजिए वो भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें प्रॉपर्ली विजिबल होते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और जो भी हम टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं उस पर्टिकुलर आइकन से हम वो टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि दे आर interact with as entity independent of all other objects। ठीक है। यानी कि ये हर ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी मेन्यूज होते हैं जितने भी आइकन्स होते हैं वो सब अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, वे इंडिपेंडेंट होते हैं। वो हम जिसको भी पर्टिकुलर जिस भी आइकन को क्लिक करेंगे पर्टिकुलर वही आइकन जो है उससे रिलेटेड ऑपरेशन ही जो है वो परफॉर्म होगा। कहने का मतलब क्या है कि हमें पता है कि पर्टिकुलर एक एक्टर होते हैं। एक्टर के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जानते हैं हम लोग एक्टर के बारे में। तो एक्टर का काम क्या होता है कि वो एक्ट करता है यानी कि हम कहें कि एक्टर जो है हमारा एक तरीके से जनरेट करता है इवेंट को। ठीक है ना। इवेंट को जनरेट करने का मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारी एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे कई सारे आइकन्स हैं। ठीक है ना। फेसबुक का आइकन है, आपका व्हाट्सएप का आइकन है, आपका और भी कई सारे आइकन्स हैं। ठीक है ना। तो वो जो जितने भी आइकन्स हैं उनका है एक तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट है या उनके थ्रू अलग अलग फंक्शनलिटी परफॉर्म होती है। ठीक है ना। सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है यानी जिसपे हम टच करेंगे वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है। तो ये जो है सब के सब क्या है एक दूसरे से, पहली बात तो अलग है, इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं। ठीक है ना। जैसे ही एक्टर जो है वो पर्टिकुलर किसी भी आइकन को क्लिक करता है तो मीन्स वो क्या कर रहा है कि वो इवेंट को जनरेट कर रहा है। ठीक है ना। और इवेंट जैसे ही जनरेट होता है तो इवेंट क्या करता है कि उसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। यानी एक्टर आइकन्स को या जो कि जीयूआई है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसके थ्रू इंटरेक्ट करके इवेंट को जनरेट करता है। देन आफ्टर वो इवेंट क्या करता है उस पर्टिकुलर आइकन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता है। ठीक है। उसके बाद से लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि पीपल परफॉर्म ऑपरेशंस कॉल्ड एक्शंस ऑन ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो पीपल यानी जो पर्सन्स जो ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं उसको एक्शन कहा जाता है। ठीक है ना। किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। यानी वही जो मैंने अभी आपको बात कही कि एक आपका पर्टिकुलर जो है कई सारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है। यानी कि जो जितने भी मेन्यू या जितने भी आइकन्स हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और जो हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? एक्शन। ठीक है ना। कि हमने ये एक्शन परफॉर्म किया, इस एक्शन की वजह से ये इवेंट जनरेट हुआ जिसकी वजह से पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। द ऑपरेशंस इंक्लूड असेंसिंग एंड मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स बाय पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव स्टार्टेड रिजल्टिंग बिहेवियर्स। ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ में आई कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने एक इवोल्यूशन क्रिएट किया अपने टाइम पे। ठीक है ना। यानी कि पहले क्या था कि हम कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करते आ रहे थे। कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि नंबर ऑफ कमांड्स हमें याद करने पड़ते थे। कोई किसी भी इजी वर्क को भी परफॉर्म करने के लिए हमें उसके लिए कमांड चलाना पड़ता था जो कि काफ़ी लेंदी था। यूजर को कई सारे कमांड याद करने पड़ते थे
हर पर्सन पॉसिबल नहीं था, हर पर्सन के लिए कि वो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सके। लेकिन जैसे ही GUI इंट्रोड्यूस हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इवोल्यूशन आ गया, ठीक है ना, यानी कि जो चीजें हम कमांड के थ्रू कर रहे थे वो चीजें अब हम आइकन्स के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि इजी वे में आसानी से देखने में यूजर को समझ में भी आ जाता था। यूजर जैसे ही उस पर क्लिक करता था ऑपरेशन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता था, ठीक है ना। तो ये कमांड लाइन से काफी इजी था और यूजर को काफी आसानी से समझ में भी आ जाता था, जिसकी वजह से ये जो GUI है वो इतना पॉपुलर हो गया आज की डेट में। आज की डेट में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जहाँ पे GUI का यूज हम नहीं करते, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी डिवाइसेस हैं हम वहाँ पे GUI का यूज करते हैं आज की डेट में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पॉपुलैरिटी ऑफ ग्राफिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, क्योंकि GUI जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद से ग्राफिक्स की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गई। पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ गई? क्योंकि ग्राफिक्स की वजह से जो भी हमारा चाहे वेब पेज हो, चाहे हमारा पर्टिकुलर कुछ भी हो, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव हो गया, नेचुरल दिखने लगा, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट उसके ऊपर और बढ़ा और धीरे धीरे ये ग्राफिक्स जो है वो और ज़्यादा पॉपुलर होता गया, ठीक है ना। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ग्राफिकल स्क्रीन बोर्ड कैन रिसेंबल टू इट्स अर्लियर टेक्स्ट बेस्ड कॉलेजियस ओल्डर टेक्स्ट बेस्ड, पहला देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ओल्डर टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीन पोजेस्ड अ वन डायमेंशनल, जो कि पहले जो हमारा जो ओल्डर टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीन थी वो केवल वन डायमेंशनल थी, ठीक है ना। लेकिन बाद में जो जैसे कि देखिए दूसरा पॉइंट हमारा लिखा हुआ है कि ग्राफिक स्क्रीन्स एज्यूम्ड अ थ्री डायमेंशनल लुक, यानी जो हमारा ग्राफिक्स वाला जो ये था, ये हमारा क्या था, थ्री डायमेंशनल स्क्रीन था। यानी ओल्डर जो केवल टेक्स्ट के लिए यूज होता था जो स्क्रीन, ठीक है ना, वो क्या था, वन डायमेंशनल था। और जो हमारा ग्राफिक्स के लिए जो स्क्रीन था वो थ्री डायमेंशनल था, जिससे कि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव और नेचुरल देखने में लगता था, ठीक है ना। इसलिए ये हमारा ग्राफिक्स और ज्यादा पॉपुलर होता गया। इसके अलावा जो अगला पॉइंट जैसा कि लिखा हुआ है, कंट्रोल्स अपेयर्ड टू राइज above the screen and when attractive move when activated, ठीक है ना। तो कंट्रोल अपेयर टू राइज अबव द स्क्रीन, यानी कि जितने भी कंट्रोल थे, ठीक है ना, वो हमारे ग्राफिक्स के रूप में स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते थे, ठीक है ना। और जैसे ही हम उसको एक्टिव करते थे या इसके मतलब एक तरीके से उस पर टच करते थे तो वैसे ही वो एक्टिवेटेड हो जाते थे, वो काम करने लगते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या था कि जो हमारा एक कंट्रोल जो है वो हमारा काफ़ी आसानी से हम ऑपरेशंस को अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये और पॉपुलर बढ़ता है, मतलब कि ये सारी चीज़ें क्या है कि ईजी, मतलब कि काफ़ी ईजी करती गई यूज़र के टास्क को, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये और पॉपुलर होता गया, ठीक है। इसके आगे जो हमारा अगला पॉइंट है, जैसा कि लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन कुड अपेयर एंड डिसअपेयर एज नीडेड। ग्राफिक्स का यूज करके हम स्क्रीन के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अगर जरूरी है तो हम उसको ऐड भी कर सकते थे या उसको हटा भी सकते थे। ये सारी चीजें हम ग्राफिक्स का यूज करके कर सकते थे। इसके अलावा और भी चीजें थी, जैसा कि टेक्स्ट कुड बी रिप्लेस्ड बाय ग्राफिकल इमेज कॉल्ड आइकन्स, ठीक है ना, यानी जो चीजें पहले टेक्स्ट के रूप में लिखी रहती थी, जिस पे क्लिक करने के बाद कोई चीज ओपन होती थी, वो चीज आइकन के रूप में आ गई और आइकन के रूप में आने से वो और ज्यादा इजी और अट्रैक्टिव हो गई, लोगों को देखने में वो अच्छा लगने लगा, ठीक है। और आसानी से वो समझ में आता था, उस पर क्लिक करने के बाद ऑपरेशन भी परफॉर्म होता था। तो क्या है कि ग्राफिक्स ने क्या किया कि टेक्स्ट को, जो जहाँ पे पहले हम टेक्स्ट का यूज करते थे उसकी जगह पे क्या यूज होने लगे, इमेजेस का यूज होने लगा। एक चीज याद रखिए, ग्राफिक्स, अगर हम ग्राफिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ग्राफिक्स इज अ पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक है ना। और मल्टीमीडिया के अंदर केवल ग्राफिक्स नहीं आता, एनिमेशन भी आते हैं, इमेज भी आते हैं, ऑडियो और वीडियोस भी आते हैं। यानी मल्टीमीडिया के कंपोनेंट की बात करें तो 5 कंपोनेंट होते हैं। एक आपका एनिमेशन, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर टेक्स्ट जो पहले था और बाद में जब ये ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने चीज़ों को इतना इजी बना दिया कि लोग काफ़ी तेजी से ग्राफिक्स की तरफ बढ़ते चले गए और उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती चली गई, ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा कि टेक्स्ट को किस तरीके से ग्राफिक्स ने ये ग्राफिकल इमेजेस ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगला जैसे लिखा हुआ है कि दीज आइकन्स कुड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस,
ठीक है ना। ये आइकन्स क्या करते थे, एज अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होते थे या एज अ एक्शन रिप्रेजेंट होते थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आइकन होते हैं वो पर्टिकुलर सबसे पहले तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन पर्टिकुलर हर आइकन से रिलेटेड एक अपनी फंक्शनैलिटी होती है, जो जब हम जिस आइकन पे क्लिक करते हैं वो फंक्शनैलिटी आपकी शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगला जैसा कि लिखा हुआ है, सिलेक्शन फील्ड सच एज रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स, list box, and palettes coexisted with the reliable old text entire field। ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिप्लेस हैं, जैसे कि चेक बॉक्सेस हो गए, रेडियो बॉक्सेस हो गए, लिस्ट बॉक्सेस हो गए, इन सारी चीज़ों का इंट्रोड्यूस हुआ, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है ना। जो कि ओल्डर टेक्स्ट, जो हमारे ओल्ड तरीके से जो हम लोग टेक्स्ट रिप्रेजेंट करते थे, ये उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से या फिर कहें कि इफेक्टिव तरीके से उसको उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने लगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम अगला बात करें तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर सॉफ्टिकेटेड टेक्स्ट इंटायर फील्ड विद अटैच्ड और डाउन ड्रॉप मेन्यू ऑफ। ठीक है ना। अगर जैसा कि हम लोगों ने कल जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक वर्ड आया था कि कंसिस्टेंट, या फिर अब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एप्पल का मेन्यू वाला। ठीक है ना। कि एप्पल ने जब देखा कि उसके बहुत सारे यूजर्स जो है वो मोबाइल में इमेजेस के साथ वर्क करते हैं, इमेजेस पे काम करते हैं, या इमेजेस को अलग अलग तरीके से सेट करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफाइल पिक्चर हो चाहे वो किसी और चीज़ पे, तो उन्होंने क्या किया कि कस्टमर को के वर्क को ईजी करने के लिए एक मेन्यू ऐड किया, जिसमें जैसे ही वो फिगर के ऊपर क्लिक करते थे तो वो मेन्यू बार ओपन हो जाता था, और उस मेन्यू बार में ये शो होता था कि आप इसको वॉलपेपर की तरह शो करना चाहते हैं, या फिर इसको डेस्कटॉप या फिर इसको प्रोफाइल पिक्चर की तरह सेव करना चाहते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस उस मेन्यू बार में दिखते थे। तो वो जो एक सॉफ्टिकेटेड टेक्स्ट था इसके लिए जो लिखा जाता था, उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव था वो मेन्यू बार। ठीक है ना। जो कि लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा, जो कि एक ग्राफिक्स को पॉपुलर बनाने में इसका भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। इसके बाद जैसे कि बात करें ऑब्जेक्ट एंड एक्शन वेयर सेलेक्टेड थ्रोज यूज ऑफ पॉइंटिंग मैकेनिज्म। जितने भी ऑब्जेक्ट या एक्शन हमें परफॉर्म करने होते थे, पहले क्या था कि हम कमांड चलाना पड़ता था, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू हम माउस का यूज करते हैं, पॉइंटर को जहाँ पे जिस ऑपरेशन पे या जिस आइकन पे ले जाना होता है ले जाते हैं, और वहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाता है। ठीक है। तो ये इसने भी आपके काम को काफ़ी ईजी बना दिया। इंक्रीज कंप्यूटर पावर, कंप्यूटर की पावर को उसने इंक्रीज कर दिया। ठीक है। अगला जैसे कि लिखा हुआ है, यूजर एक्शंस टू बी रिएक्टेड टू क्विकली, डायनेमिकली एंड मीनिंगफुली। यूजर जिस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो तेजी से मतलब कि अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो यूज कर रहे थे, तो जो भी यूजर उसकी हेल्प से जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो काफी तेजी से होता था। एक डायनेमिकली रैंडमली कभी भी हम किसी भी ऑपरेशन का यूज कर सकते थे, एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेशन को भी हम चला सकते थे, वो मीनिंगफुल भी होता था। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इंटरफेसेस की बात करें तो आपका विंडोज आइकन, मेन्यू, पॉइंटर्स, ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट जीयूआई या कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हैं। इनके बारे में हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस भी किया है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज मच मोर इफेक्टिव देन अदर प्रेजेंटेशन मेथड्स। जैसा कि आपको पता है कि ग्राफिक्स, ये तो ऑब्वियसली है कि ग्राफिक्स के थ्रू जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो और मेथड के थ्रू ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, और ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमारा ग्राफिक पॉपुलर होता चला गया। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रॉपरली यूज्ड इट रिड्यूस द रिक्वायरमेंट फॉर प्री-कैप्चुअल एंड mental information recording and recognition and also reduce the memory load। यानी कि इसके यूज से हमारा बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई। जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना होता था या फिर रिकॉग्नाइज करना होता था, वो सारी चीज़ें भी ईजी हो गई। मेमोरी का लोड कम हो गया, टेक्स्ट बहुत सारे टेक्स्ट लिखने पड़ते थे। ठीक है ना। वहाँ पे हम एक सिंपल से ग्राफिक्स का यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है ना। तो जिससे क्या है कि मेमोरी का लोड भी कम हो गया। इसके बाद अगर बात करें कि इट परमिट फास्टर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर एंड पीपल बाय परमिटिंग मोर विजुअल कंपैरिजंस ऑफ अमाउंट्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप, मोर कॉन्सेप्ट
मोर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का ये तरीका काफी फास्ट था, जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि इट परमिट फास्टर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर एंड पीपल, यानी कि ये आदमी यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का एक अच्छा तरीका था, फास्ट तरीका था। ठीक है, इसकी जो हमारा जो ओल्ड पैटर्न था उसके थ्रू जब हम लोग ये सारे काम करते थे तो वो काफी डिफिकल्ट होता था। ठीक है ना, काफी डिफिकल्ट होता था, मतलब क्या कि उसमें काफी टाइम लगता था और वो इस तरीके से आसानी से नहीं हो पाता था। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है कि ग्राफिक्स आल्सो कैन ऐड एप्पल और चार्म टू द इंटरफेस एंड परमिट greater customization to create a unique corporate or organization style। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें ग्राफिक्स की, तो इसने क्या कहते हैं, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इवैल्यूएशन सॉरी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को इसने काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, और ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का जो भी तरीका था हमारा, उस तरीके को भी इसने इफेक्टिव बनाया, क्योंकि जो चीजें पहले टेक्स्ट बेस पे होती थी वो सारी चीजें अब ग्राफिक्स बेस पे होने लगी, जिससे कि जितने भी एम्प्लॉयज भी होते थे कंपनी के अंदर उनको भी चीजों को या ऑपरेशन को समझाने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है ना, उनको भी वो भी आसानी से चीजों को समझ पाते थे और उस पर काम कर पाते थे। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि ग्राफिक्स जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ, जो पुराना हमारा पैटर्न टेक्स्ट बेस्ड था पहले तो वो रिप्लेस हो गया और चीजें इतनी इजी वे में होने लगी, यानी जो चीजें काफी लेंदी थी पहले वो चीजें काफी इजी वे में होने लगी, जिससे कि हमारे ग्राफिक्स की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती चली गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है ग्राफिक्स के ऊपर जो हमारा ये आज का लेक्चर था। तो इस लेक्चर में आपको एक चीज समझ में आई होगी कि अगर हम बात करें ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स जो है एक तरीके से सबसे पहली चीज क्या है कि मल्टीमीडिया का एक कंपोनेंट है। ठीक है ना, जैसे कि और सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये जब हमने इसको एज अ इंटरफेस यूज किया तो इसने जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, नेचुरल लुक उसका नेचुरल दे दिया, ताकि चीजें काफी अच्छी दिखें। पहले जो हमारा टेक्स्ट बेस था वो 1 डायमेंशनल स्क्रीन पे काम करता था, अगर ग्राफिक्स की बात करें तो वो 3 डायमेंशनल स्क्रीन पे काम करता है, जिससे कि वो और ज्यादा एक तरीके से कहें कि देखने में अट्रैक्टिव और नेचुरल लगता था। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ग्राफिक्स को पॉपुलर बनाने में काफी हेल्पफुल रही। ठीक है, तो इसी तरीके से यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है ग्राफिकल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में अगर हम GUI की बात करें तो ये काफी आज की डेट में भी काफी पॉपुलर है। ठीक है ना, और अभी इसके ऊपर और सारे काम हो रहे हैं, आगे चल के और ज्यादा जो भी चीजें होंगी वो आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो होप सो आप लोग को आज का ये समझ में आया हो, और इसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन हमसे पूछ ले।